Hey all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स वाले चैप्टर को। लास्ट क्लास में हमने लिंक रिएक्शन तक कंप्लीट किया था, ग्लाइकोलिसिस हमारा हो गया, लिंक रिएक्शन हो गया। अब हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को और करेंगे आज हम क्रेब्स साइकिल को। अब जो क्रेब्स साइकिल है उसके अलग अलग नाम है। क्रेब्स साइकिल बोल सकते हैं या तो TCA बोल सकते हैं, विच इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। अभी क्यों इतने सारे नाम हैं वो अभी हम लोग देखते हैं, क्योंकि हर नाम के पीछे एक कारण है और वो हम जानते हैं आगे। क्रेब्स साइकिल इसलिए है क्योंकि इसको जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था क्रेब्स, तो हंस क्रेब्स वॉज द नेम जिसने ये डिस्कवर किया था। हंस राज हाथी नहीं, हंस क्रेब्स। उसके अलावा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है? क्योंकि इसके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। उसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों है? क्योंकि इस जो पूरा का पूरा रिएक्शन होता है क्रेब्स साइकिल का, उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड होता है। पूरी एक साइकिल है जिसमें एक प्रोडक्ट से वापस अगेन वही वाला प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है दैट इज सिट्रिक एसिड, इसलिए उसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रोसेस है उसमें हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि क्रेब्स साइकिल सिर्फ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ही होती है, तो एरोबिक में यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्रेब्स साइकिल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कंजप्शन चाहिए, उसको ऑक्सीजन कंजप्शन करता है। ठीक है, उसके अलावा चाहे आपके पास फैट हो, चाहे आपके पास कोई भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे आपके पास कोई भी प्रोटीन हो, अल्टीमेटली ये सब लोगों के अंदर एनर्जी लेने के लिए क्रेब्स साइकिल तो होगी ही होगी। समझे इतना? हमने जो साइकिल पढ़ी थी फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस वो ग्लूकोज से थी, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल प्लांट के पास सिर्फ ग्लूकोज थोड़ी होता है, बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स होती है, तो वो उसमें फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, पर वो सब अल्टीमेटली एनर्जी लाने के लिए क्रेब्स साइकिल करेंगे ही करेंगे, तभी उनको ATP आएगी, तो ही उनका जो फूड है वो उसका ब्रेकडाउन माना जाएगा। और वो कैसे होगा? कैसे फैट का क्रेब्स साइकिल करेगा, कैसे प्रोटीन क्रेब्स साइकिल करेगा? कार्बोहाइड्रेट तो हमने देख लिया, ग्लूकोज करेगा क्रेब्स साइकिल, फैट और प्रोटीन कैसे करेगा वो मैं फ्यूचर में बताऊंगी, अभी उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। सिर्फ अभी इतना याद रखो कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों में से अगर एनर्जी चाहिए तो अल्टीमेटली क्रेब्स साइकिल को होना ही पड़ेगा। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट कि पूरे क्रेब्स साइकिल में हम जितने भी एंजाइम्स यूज़ करते हैं ना, वो सब के सब किस में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। एक्सेप्ट, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही हूँ अभी, एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये जो एंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट है, ये कहाँ पे होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, याद रहेगा, ये रखना पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला मैंने 3 नाम बोले, क्रेब्स साइकिल, TCA, सिट्रिक एसिड साइकिल, उन सबकी नामकरण क्यों करा हुआ है वो बोला, ऑक्सीजन चाहिए उसको ये बोला, फिर उसके बाद तीनों फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सब क्रेब्स साइकिल करेंगे ये बोला, और लास्टली सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल में प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और बाकी सारे के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और क्रेब्स साइकिल खुद भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। वो पूरी साइकिल मैंने आपको पहले ही बोली थी, जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में होगी, जो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ पे होगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगी। समझे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो फाइनली क्रेब्स साइकिल के ऊपर बढ़ते हैं। और हाँ,
ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना। क्रेब्स साइकिल आप पूरी ज़िंदगी याद करते रह जाओगे, नहीं याद होगी। इससे अच्छा अभी जो 15-20 मिनट का जितना भी लेक्चर है वो उसको अच्छे से सुनो, लाइफ टाइम तक याद रहेगा क्रेब्स साइकिल। 1 सेकेंड बाद देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने किया। बार बार लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको लर्न करवाऊँगी। शांति से बैठो और सुनो इसको, देखो इसको, समझो इसको, ठीक है। बढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल के ऊपर। चलो आगे बढ़े हम क्रेब्स साइकिल के ऊपर। हम लोग ने ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड हमने बनाए थे, ठीक है। वो 2 पायरुविक एसिड से हमने लिंक रिएक्शन में बनाया था एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसमें 2 NADH यूज़ हुए थे। अभी तक हमारा अप टू एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 ATP नेट गेन है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूँ तो आपको ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन फेट ऑफ पायरुविक एसिड वाली वीडियो देख के आना चाहिए, तो आपको क्रेब्स साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे पास कितने बने? 2 बने हैं टोटल। तो जो ये पूरी क्रेब्स साइकिल होगी वो कितनी बार होगी? 2 बार, क्योंकि हम एक एसिटाइल कोएंजाइम वाली साइकिल करेंगे। तो 2 अगर एसिटाइल कोएंजाइम में बने थे 2 पायरुविक एसिड से या 1 ग्लूकोज से, तो 2 साइकिल हमें घुमानी पड़ेगी। समझे इतना? और अगर नहीं समझ में आया तो भी समझ में आ जाएगा, सुनो ध्यान से बिल्कुल। हमारे पास था एसिटाइल कोएंजाइम ए। हमने क्या करना है, हमें इसमें कितने कार्बन कहाँ यूज़ हो रहे हैं, कैसे कार्बन का नंबर हम लोग मैनेज करेंगे, वो इसका काम नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस में हम लोग करेंगे। इसमें सिर्फ कार्बन के नंबर्स याद कर लो, ठीक है। ये 2 कार्बन कंपाउंड है। इससे सबसे पहला क्या बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? आप बताओगे मुझे। चलो, सबसे पहले इससे बनेगा सिट्रिक एसिड, ऑब्वियसली, क्योंकि वही तो इस साइकिल का नाम है। तो क्या लिखूँ मैं? सिट्रिक एसिड, ठीक है। इतना समझे? स्मॉल स्टेप बाय स्टेप जाएंगे क्रेब्स साइकिल में, एकदम स्लो लेके जाऊंगी ताकि सब याद रहे, ठीक है। अब जब सिट्रिक एसिड बन रहा है तो इसका जो एंजाइम है वो क्या होगा? सिट्रिक एसिड सिंथेस। क्यों? क्योंकि सिट्रिक एसिड बन रहा है तो सिंथेसिस करनी है, तो सिट्रिक एसिड सिंथेसिस। अब इसमें देखो कोएंजाइम ए है, इसमें है कोएंजाइम ए कहीं पे भी नहीं, तो हमें क्या करना है? कोएंजाइम ए को निकाल देना है। चलो तो निकाल दो कोएंजाइम ए। निकाल दिया, समझे इतना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा हमें वाटर की भी ज़रूरत है। इधर कंटिन्यू 3 स्टेप में हमें वाटर चाहिए। एक स्टेप में वाटर एंटर होगा, अगले स्टेप में वाटर बाहर निकलेगा, उसके अगले स्टेप में वाटर वापस एंटर होगा। 3 स्टेप कंटिन्यू, समझे इतना? ठीक है। पहला एसिटाइल कोएंजाइम ए से बना हमारे पास सिट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड सिंथेस, और हमने H2O लिया। उसके अलावा COA यानी कोएंजाइम में बाहर निकाल दिया, क्योंकि कोएंजाइम में हटाना है हमें यहाँ से। उसके बाद बनता है सिस एकोटिनिक एसिड। उसके बाद बनता है आइसोसिट्रेस, ठीक है। ये 3 स्टेप पहले याद रखना है। सिट्रिक एसिड, सिस एकोटिनिक एसिड, आइसोसिट्रेस। H2O आया, H2O गया, H2O आया। इन दोनों के अंदर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज एकोटिनेस विथ Fe+2। डन, इतना ही करना है अभी हमें। एसिटाइल कोएंजाइम ए से सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से सिस एकोटिनिक एसिड, सिट्रिक सिस सिट्रेट, सिस एकोटिनिक एसिड से आइसोसिट्रेस। H2O लिया, दिया, लिया। क्योंकि पहले स्टेप में हमें कोएंजाइम को बाहर निकालना था तो हमने बाहर निकाल दिया कोएंजाइम में। उसके बाद ये दोनों क्या है? एकोटिनेस और आयरन, ये याद रखना खाली, एकोटिनेस और आयरन यूज होता है इसमें। अब इसके बाद सबसे पहले सिर्फ नाम करेंगे। आइसोसिट्रेस से बनेगा ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। क्या बना? ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड।
उससे बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये खाली एक एक्स्ट्रा आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी सब याद रह जाएगा। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है तो सक्सिनिक का सक्सिनिक इधर ले आएंगे तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनिक एसिड जगह छोटी पड़ जाएगी। बीच में खाली अल्फा कीटो ग्लूटारेट ऐड करना है। सक्सिनिक एसिड के बाद होगा फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और लास्ट में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। समझे? ये हो गई हमारी साइकिल कंप्लीट। कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। अब मैं आपको ये याद कराती हूँ, चलो। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, उसके बाद सक्सिनिक का सक्सिनिक तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, बीच में खाली अल्फा कीटो ग्लूटारेट याद रखना। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का सक्सिनाइल ही रहेगा तो सक्सिनिक एसिड, ठीक है। अब एक निमोनिक याद करो, 6 फैमिली, मतलब आपके पास एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर्स है, ठीक है। मम्मी पापा, बच्चों में भाई बहन और दादा दादी, ठीक है। 6 फैमिली मेंबर्स, ये आइडियल फैमिली हुई हमारी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 6 फैमालो, हाँ ऐसे याद रखो, 6 फैमालो। तो 6 से क्या होगा? सक्सिनिक एसिड, फैम से फ्यूमारिक एसिड, MAL से मैलिक एसिड और O से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। समझे? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ऊपर है, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड पहले है, दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। रिपीट करो मेरे साथ साथ बोलो। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड के बाद 6 फैम तो फ्यूमारिक एसिड, मैलिक एसिड और फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। वापस से रिपीट करेंगे शुरू से। एसिटाइल कोएंजाइम है, उससे सबसे पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड से सिट्रिक जैसा ही साउंड करता हुआ सिस एकोटिनिक एसिड, अगेन सिट्रिक एसिड से साउंड करता हुआ आइसोसिट्रेस। उसके बाद हमारी मेन जो स्टेप है, हम इसको स्टेप नंबर 1 बोलेंगे खाली हमारी कन्वीनियंसी के लिए। स्टेप नंबर 1 आइसोसिट्रेस से शुरू होगा। ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है बिल्कुल भी, सिर्फ हमारी कन्वीनियंसी के लिए है कि हमें याद रहे, ठीक है। तो कहाँ पहुँचे थे? आइसोसिट्रेस में पहुँचे थे, वहाँ से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, वहाँ से अल्फा कीटो ग्लूटारेट, वहाँ से सक्सिनाइल कोएंजाइम है, फिर सक्सिनिक एसिड, फ्यूमारिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। समझे इतना? ग्रेट। अब देखो फर्स्ट स्टेप में होगा NADH का बनने का काम। फर्स्ट स्टेप में क्या बना? NADH, ठीक है। सेकेंड स्टेप में निकलेगा CO2। समझे? फर्स्ट स्टेप में NADH बनेगा, सेकेंड स्टेप पे CO2 निकलेगा। अब एक चीज याद रखो, 2 और 6 ये 2 ऐसे स्टेप हैं जहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं बनेगी, यानी ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ये 2 स्टेप में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो इसका मतलब बाकी सारे स्टेप में एनर्जी बनेगी, ठीक है। इधर फर्स्ट में तो हमने NADH बना दिया, तो दूसरे में भी एनर्जी बनेगी। NAD विल गिव NADH। तीसरे में बनी हमारी एनर्जी, ग्रेट। चौथे में भी एनर्जी बनेगी, पर लेकिन इसमें GTP बनेगा, ठीक है। पांचवें में भी एनर्जी बनेगी, पर इस बार और नई चीज बनेगी, FADH2 बनेगा। छठे में कुछ भी नहीं। सातवें में एनर्जी बनेगी, वापस से रिपीट NADH। समझे? इधर NADH बना, इधर CO2 बना, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन करो तो इधर NADH भी बना और इधर CO2 भी निकलेगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, बहुत ओवरवेल्म नहीं होना है।
सबसे पहला स्टेप में NADH बना, दूसरे में CO2 बाहर निकला, तीसरे में वापस NADH CO2 दोनों निकला, चौथे स्टेप में GTP बनेगी, पांचवें स्टेप में FADH2 बनेगा, सिक्स्थ स्टेप में कुछ भी नहीं बनेगा और सेवेंथ स्टेप में वापस NADH बनेगा। डन, वेरी गुड। अब देखो, अब मैं इस ओवरऑल साइकिल में बोलूँ तो 1 2 3 तीन NADH बन रहे हैं, एक GTP बन रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था GTP और ATP हम यहाँ पे सिमिलर मानेंगे, ठीक है, और एक FADH2 बन रहा है। तो अगर ये साइकिल 2 बार रिपीट हुई तो क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास मिलेंगे 3 × 2 NADH, 1 × 2 GTP और 1 × 2 FADH2। इतना समझ में आया आपको? क्यों 2 बार साइकिल घुमाई? क्योंकि हमारे पास 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम आ रहे थे। तो मतलब अगर 2 एसिटाइल कोएंजाइम है तो 2 बार साइकिल पूरी की पूरी घूमेगी, तो इतने हमारे पास NADH, FADH2 और GTP आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम इतना यहाँ तक नहीं। चलो अब हम बढ़ेंगे आगे एंजाइम्स के साथ। हर स्टेप में अलग अलग एंजाइम यूज होगा। सबसे पहला स्टेप आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, और इस हर नाम का मैं मतलब के साथ आपको बताऊंगी। आइसोसिट्रेट है तो आइसोसिट्रेट, डिहाइड्रोजिनेस क्योंकि यहाँ पर H+ निकल के या NADH में जा रहा है, तो NADH जहाँ पर भी बन रहा होगा वहाँ डिहाइड्रोजिनेस आएगा, समझे? उसके बाद दूसरा जो स्टेप है उसमें क्या रिलीज हो रहा है? CO2 रिलीज हो रहा है, इसलिए इसका क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेज, समझे? पहले स्टेप में H+ निकल रहा है डिहाइड्रोजिनेस यानी NADH बन रहा है इसलिए डिहाइड्रोजिनेस, दूसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है इसलिए डी कार्बोक्सिलेट। अब तीसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, NADH भी बन रहा है, तो आप क्या नाम देना चाहोगे इसको? डी कार्बोक्सिलेज देना चाहोगे कि डिहाइड्रोजिनेस? तो हमारी प्रेफरेंस डिहाइड्रोजिनेस की होगी क्योंकि हम लोगों को इसमें क्या करना है? एनर्जी बनानी है, वो मेरा प्रेफरेंस है, तो इसका एंजाइम का नाम भी वही होगा। तो क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, समझे? अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था? कोएंजाइम में हटाया था तो यहाँ पर एक कोएंजाइम में बाहर निकाला था, तो यहाँ पे हमको कोएंजाइम में ऐड करना है, तो इधर कोएंजाइम में ऐड करेंगे, इधर से कोएंजाइम में निकाल देंगे, समझे? कोएंजाइम में जहाँ पर भी आए वहाँ पे ये चीज़ करनी ज़रूरी है, ठीक है? अब ये वाला जो एंजाइम है वो सबसे थोड़ा अलग है, दैट इज सक्सिनाइल या सक्सिनेट थायोकाइनेस। खाली ये याद रखना है, सक्सिनेट थायोकाइनेस। उसके बाद सक्सिनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। क्यों? क्योंकि FADH2 बन रहा है ना, यहाँ NADH बन रहा था इसलिए यहाँ डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पे इसलिए डिहाइड्रोजिनेस, तो इधर भी डिहाइड्रोजिनेस आएगा। फ्यूमारिक एसिड तो टू मैलिक एसिड तो फ्यूमरेस, और ये मैलिक एसिड टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तो मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, इसमें भी NADH बन रहा है इसलिए। एक लास्ट फाइनल स्टेप मैं ऐड करूंगी इसके अंदर, इसके बाद कुछ नहीं करूंगी, दैट इज यहाँ से H2O निकलेगा, ठीक है? ये पूरी हमारी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल है। अब एक लास्ट चीज़ बच गई, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, ये लास्ट चीज़ है कार्बन के नंबर्स। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, पर आप देख रहे हो यहाँ पे हमने एक कार्बन निकाल दिया CO2 के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया? 5 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे एक और CO2 निकाल दिया तो ये भी क्या हो गया? 5 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे से 4 कार्बन कंपाउंड, एक CO2 निकाल दिया ना, 4 कार्बन, यहाँ से सारे 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड और 4 कार्बन कंपाउंड, समझे? पूरा क्रेब्स साइकिल है। वापस मैं रिपीट कर दूँ, याद नहीं रहा हो तो अभी रह जाएगा, पहले इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। चलो करें हम स्टार्ट। मेरे साथ साथ आपको रिपीट करना है, जब तक आप बोलोगे नहीं आएगा नहीं। मैं मेरे लिए रिवाइज नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए रिवाइज कर रही हूँ, तो बोलते रहो साथ में, पक्का याद रह जाएगा।
चलो सबसे पहले लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड से बना था हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम है 2। उस 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमने बनाया सबसे पहले सिट्रिक एसिड, सिस एकोटिनिक एसिड, आइसोसिट्रेस। ठीक है, सिट्रिक एसिड बनेगा तो सिट्रिक एसिड सिंथेस, सिस एकोटिनिक एसिड और आइसोसिट्रेस बनेगा तो दोनों में एकोटिनेस और Fe2+ यूज होगा। H2O पहले अंदर आएगा, फिर बाहर जाएगा, फिर अंदर आएगा। 3 स्टेप हमारे पक्के हुए। हम एक्चुअली और एक कोएंजाइम ए भी हम निकालेंगे क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमें बाहर निकालना है कोएंजाइम ए को। यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप फिनिश हुआ। अब बाकी के जितने भी रिएक्शन है सब हम 1 2 3 4 से उसको बताएंगे, उसको एड्रेस करेंगे। तो सेकेंड और 6th रिएक्शन ही ऐसी है जिसके अंदर हमारे पास नहीं बन रहा है कोई भी एनर्जी, बाकी सब जगह कोई ना कोई एनर्जी बन रही है। सबसे पहले NADH, वापस NADH, फिर GTP, FADH2, फिर NADH। ये 5 जगह पे बन रहे हैं हमारे पास एनर्जी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले तो सबके कंपाउंड्स के नाम या प्रोडक्ट्स के नाम याद कर लेते हैं। तो क्या है? आइसोसिट्रेस से बनेगा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, उसके बाद सक्सिनिक एसिड, उसके बाद फ्यूमारिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये आप कैसे याद रखोगे? ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम में जाएंगे हम, क्योंकि सक्सिन ऐसे कॉपी करना है, बीच में खाली अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ऐड कर देना है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड जाएगा, और सक्सिनिक एसिड से कैसे याद रखोगे? 6 फैमिली, तो 6 यानी सक्सिनिक एसिड, फैम यानी फ्यूम तो फ्यूमेरिक एसिड, और मॉल यानी MAL तो मैलिक एसिड, और फैमिलिनी फैमिलो है हमारा तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और फिर फाइनली वापस एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। ठीक है, अब कहाँ पे क्या क्या हो रहा है आपको याद रखना है। सेकंड और 6th स्टेप में कुछ नहीं होगा, बाकी सारे स्टेप्स में हम लोगों की एनर्जी यूज होगी। तो फर्स्ट स्टेप में NADH, सेकंड स्टेप में कुछ नहीं, तीसरे स्टेप में NADH, चौथे स्टेप में GTP, 5वें स्टेप में FADH2, 6th स्टेप में कुछ भी नहीं, और 7th स्टेप में NADH वापस। ठीक है, अगेन पहले स्टेप में NADH बनेगा, दूसरे स्टेप में CO2 बाहर निकलेगा, एनर्जी नहीं बन रही पर CO2 बाहर निकलेगा। तीसरे स्टेप में दोनों होगा, NADH भी बनेगा, CO2 भी बाहर निकलेगा। उसके साथ साथ कोएंजाइम A भी ऐड होगा, क्योंकि हमें सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? चौथा स्टेप, तो उसमें GT भी बनेगा और कोएंजाइम A बाहर निकल जाएगा। 5th स्टेप में FADH2 बनेगा, 6th स्टेप में H2O बाहर निकलेगा खाली, 7th स्टेप में NADH बनेगा। ठीक है, अब बचे सिर्फ और सिर्फ एंजाइम। तो पहला आइसोसिट्रेस वाले में हम लोगों को डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बन रही है, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से एक अल्फा कीटोग्लूटारिक में एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है, तो एक कार्बन हमारे पास कम हो गया है, तो इसलिए डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यहाँ पे वापस एक कार्बन कम हो गया, पर यहाँ पे एनर्जी भी बन रही है, तो हम लोग मोर प्रेफरेंस देंगे डिहाइड्रोजिनेस को। तो ये क्या होगा? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर बनेगा हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम है, वहाँ से हमने कोएंजाइम में निकाला, और इस वाले जो एंजाइम है वो आपको याद रखना पड़ेगा, सक्सिनेट थायोकाइनेस। ठीक है, उसके बाद वापस सक्सिनिक एसिड जो बना वो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, और ये कौन सा एंजाइम है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। उसके बाद 2 ही एंजाइम बचेगा, फ्यूमेरेस और मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। दैट्स इट, विद दिस वी विल फिनिश क्रेब्स साइकिल वाला पूरा का पूरा पार्ट। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? अभी तक का हमारे पास कितना हमें एनर्जी मिली है, हम वो करते हैं। सबसे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस किया था, उसमें हमारा नेट कितना मिला था हमें? 2 ATP और 2 NADH मिले थे। ठीक है, लिंक रिएक्शन किया था हमने। अच्छा सुनो, इसमें मुझे करेक्शन करानी है। मैंने आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में बोला था 2 NADH यूज होते हैं, विच वॉज करेक्ट। ठीक है, और मैंने लिंक रिएक्शन में भी उस समय बोला था 2 NADH यूज होते हैं, बट एक्चुअली उसमें 2 NADH बनते हैं। ठीक है, वो एक बार करेक्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, अब उसके बाद हमने क्या किया? अभी क्रेब्स साइकिल 2 बार होगी, इसमें भी एक्चुअली में 1 साइकिल में 1 NADH बना था, पर हमारे पास 2 पायरुविक एसिड थे जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहे थे, इसलिए 2 NADH बने। तो इसमें एक साइकिल में 3 NADH, कितनी बार हुई? 2 बार हुई, तो 6 NADH बने। FADH2 एक साइकिल में कितना था? 1 बना, 2 साइकिल हुई
तो 2 FADH2। एक साइकिल में 1 GTP बना तो 2 साइकिल में कितने GTP? 2 GTP। और GTP और ATP हम लोग सेम ही मानते हैं। GTP 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP, ये लिख दो। 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP। 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP एंड 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। तो उससे आप कैलकुलेट करो आपके पास पूरे की पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP है। यहाँ से 2 ATP, यहाँ से 2 × 3 6 ATP, यहाँ से भी 2 × 3 6 ATP, ये 6 × 3 18 ATP, ये 2 × 2 4 ATP और ये 2 ATP। कैलकुलेट करो कितने ATP हुआ है। हमें 38 ATP मिले फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन। हमें एनारोबिक से कितने मिल रहे थे? सिर्फ 2 ATP मिल रहे थे और एरोबिक से कितने मिले? 38 ATP। डिफरेंस देख लो कितना ज़्यादा है। चलो तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्रेब्स साइकिल एक बार खुद भी ना देख के लिख के देखो आपको आई है कि नहीं, तो आपको ऐसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रह जाएगी। अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, लॉन्ग टर्म में उसको कन्वर्ट करने का काम किसका? आपका। उसके बाद आप क्या करोगे? क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ही तो पता चलेगा आपको कितना समझ में आया। नहीं तो मैं तो बोलती जाऊँगी, आप सुनते जाओ, एक कान से दूसरे कान में निकालते जाओ। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन लगाओ, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ जा रहे हो। आपको आपकी प्रोग्रेस देखनी है, ठीक है। चलो, दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।